हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया एसएससी सीजीएल 2025 17 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। इस सीरीज से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यदि ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक माली है जो पौधों को इस तरह से अरेंज कर रहा है कि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पौधे लंबाई की तरफ जितने हैं उतने ही चौड़ाई की तरफ हैं। ठीक है। और आगे बोल रहा है ऐसा करने से उसे ऐसा पता लगता है कि 15 पौधे इसमें शामिल नहीं हो पाए और उसके पास जो टोटल पौधे हैं वो 3984 हैं। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब यह है कि पौधे को इस तरह से वो प्लांट कर रहा है कि इधर यदि n पौधे हैं, ठीक है, इस लाइन में यदि n पौधे हैं तो इधर भी n पौधे हैं। मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। और स्क्वायर क्या होता है? जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, वही तो स्क्वायर होता है। ठीक है। तो दोनों तरफ समान नंबर ऑफ पौधे होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पौधे। तो इधर मान लेते हैं n पौधे हैं और इधर भी n पौधे हैं, यही होंगे। तो टोटल पौधों की संख्या कितनी बनेगी? n स्क्वायर, यानी कि वो एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है। जितने भी पौधे हम प्लांट करेंगे वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो पूछ रहा है n की वैल्यू क्या है, मतलब आपने प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे प्लांट किए हैं, ये पूछ रहा है। तो और ये भी बोला है कि 39 टोटल थे, उसमें से 15 बच गए। यानी कि जब हम 3984 में से 15 पौधे घटाएंगे तो एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए, यानी कि n स्क्वायर आना चाहिए। तो 3984 में जब आप 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3969। और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 63। यदि आपको पता नहीं है कि 63 का स्क्वायर है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 60 का स्क्वायर होगा वो 3600 होगा। यानी कि 3600 से ज़्यादा है तो आंसर हमारा 60 से ज़्यादा आना चाहिए। 60 से ज़्यादा, और ये 3 है, यूनिट डिजिट में 3 है तो 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है। ऐसे भी आप देख सकते थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है। तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो 25% का मतलब होता है 1/4। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी यदि 4 है तो ए 5 होगा, 25% अधिक। और बी सी से 20% अधिक है तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है। यानी कि यदि सी 5 है तो बी कितना होगा? एक अधिक, यानी कि 6 होगा। अब यहाँ से दोनों जगह बी को हमें बराबर बनाना होगा ना। तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर देते हैं और नीचे वाले को 2 से। यदि ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से भी बी हमारा 12 बन जाएगा। और जब इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी बी हमारा 12 बन जाएगा। तो जो नया रेशियो मिलेगा ए बी सी का वो मिलेगा 5 या 15, 4 या 12। इधर से भी दोनों तरफ से बी 12 हो गया और 5 गुना 2 10, यानी कि सी 10 हो गया। आपसे पूछ रहा है ए इज टू सी क्या है, यानी कि 15 और 10 का अनुपात पूछ रहा है। तो 15/10 कितना हो जाएगा? 3/2। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, सेम सवाल मैंने पिछले शिफ्ट पे बताया 17 सितंबर शिफ्ट 2 में, कि जब भी ऐसे दिया हुआ रहे कि कोई भी रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए कंटिन्यूड रहे तो ए को इस तरह से तोड़ते हैं कि दो नंबर जो उसका दो मल्टीपल आए उन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो। ठीक है। मतलब 12 को इस तरह से तोड़ेंगे कि इसके जो दो फैक्टर हो, दो गुणक हो, यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है 4 × 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक आना चाहिए। तो जो बड़ा वाला होता है वो आंसर हो जाता है इसका बी। ठीक है। मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था, थोड़ा डिटेल में बताया था। आते अब अगले सवाल पे। ठीक है। अगला सवाल है कि एक आर्टिकल है जिसका सीपी 500 रुपया है और दुकानदार जो है इसे मार्क्ड प्राइस पे 20% का छूट देके बेचता है। ठीक है। और मार्क प्राइस भी दिया हुआ है 600। पूछ रहा है कि दुकानदार का लाभ या हानि परसेंट क्या है। मतलब सवाल ये है कि उसका सीपी कितना है 500 और मार्क्ड प्राइस कितना है 600। और ये भी बोला है कि मार्क्ड प्राइस पे 20% का छूट, यानी कि 600 पे जब आप 20% का छूट दीजिएगा तो 600 का 20% 120 रुपया हो जाएगा। यानी कि आपने बेचा कितने में? 480 में। अब खुद देखिए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लॉस हो गया ना कितने का? 20 का। 500 में 20 का लॉस, यानी कि कितना परसेंट? 4% का लॉस हो गया। क्योंकि 500 का 1% 5 होगा ना। यदि 500 का 1% 5 हो रहा है तो 20 कितना परसेंट होगा? 4% ऑब्वियसली। तो ये 4% के बराबर हो जाएगा, -4% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और इसी बीच एक ड्रेन पाइप टंकी सी को, मतलब जो सी है पाइप,
वो टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान सवाल है। ए है, बी है, ये दोनों पाइप जो है टंकी को भरता है और सी टंकी को खाली करता है। ये 20 मिनट में, ये 30 मिनट में, और जो खाली करता है उसको -60 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि ये खाली कर रहा है, हमें एक ऐसा इंडिकेशन देना ताकि हमें समझ में आए कि माइनस का मतलब खाली कर रहा है। नहीं तो बहुत बार हम सवाल बनाते समय गलती कर देंगे, ठीक है? यदि माइनस नहीं रखेंगे तो। अब यहाँ से देखिए, यदि हम टोटल काम को 60 मान लें तो ए, बी और सी का कैपेसिटी कितना आ जाएगा? ए का कैपेसिटी हो जाएगा 3, 60/20। बी का कैपेसिटी 60/30 यानी कि 2, और सी का कैपेसिटी -1 क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब तीनों मिलके काम कर रहा है तो मिक्स कैपेसिटी हो जाएगा, कंबाइंड कैपेसिटी 3 + 2 5 और -1 4 कैपेसिटी से कितना काम करना है? 60 टोटल काम है और कैपेसिटी आ गया कंबाइंड 4। कितना देर लगेगा? 15 मिनट लगेगा टंकी को भरने में। इसलिए भरने में लगेगा क्योंकि ये दोनों ज़्यादा है ना इसकी कैपेसिटी, ठीक है? यदि खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो फिर टंकी खाली हो जाती है, भरती नहीं, ठीक है? यानी कि कितना आ गया? 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें x + y + z = 0 दिया हुआ है। तो हमें पता है जब भी x + y + z 0 होता है तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है। ये तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? आपसे पूछ रहा है वो x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब और z - x का क्यूब, ठीक है? यदि आप इस इक्वेशन को याद रखते हैं कि x + y + z 0 है तो x³ + y³ + z³ = 3xyz होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि इन तीनों को हम देख लें तो इन तीनों का सम 0 है। यहाँ से देखिए x - y + y - z और ये तीसरा वाला क्या है? z - x। इन तीनों को जब सम देखिएगा तो तीनों का सम 0 आ जाएगा। आ गया? सब कट गया? तो अब जब देखा जाए तो इसी इक्वेशन पे बैठ गया नहीं ये, क्योंकि इन तीनों का सम 0 हो जा रहा है, x - y, y - z और z - x, ठीक है? यदि इनका सम 0 है तो सीधा-सीधा हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा इक्वेशन 3abc के, ठीक है? क्योंकि हमें पता है x³ + y³ + z³ 3xyz हो जाता है जब x + y + z 0 हो। तो उसी तरह से इन तीनों का सम तो 0 हो गया ना, तो हम सीधा-सीधा लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x - y, y - z और z - x के, ठीक है? यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्लियर है? आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सम है 5,000 रुपए का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 6% पर एनम इंटरेस्ट पे उधार दे दिया गया और दूसरे पार्ट को 9% पर एनम पे उधार दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, आपको ये भी बताया कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 390 रुपए का उसको मिला, ठीक है? पूछ रहा है कि 6% पे जो पार्ट हमने उधार पे दिया था वो कितना था? अब देखिए, आप यहाँ से यदि देखेंगे तो आपको पहले ये निकालना होगा कि 5,000 पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला कंबाइंड। तो 390 निकाल लेंगे, कितना परसेंट है उतना ही तो परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा आपको। तो आपको निकालना है कि 5,000 पे यदि 390 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? फिर हम एलिगेशन लगा देंगे कि 6% और 9% पे कितना कितना अमाउंट हमने लेंड किया था। तो आप तो या तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कि 390 5,000 का कितना परसेंट है, तो आप डिवाइड कीजिएगा 390 को 5,000 से, फिर गुना 100 कीजिएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपना कैलकुलेशन फास्ट बनाना है, ठीक है? तो आपको वर्बल कैलकुलेशन सीखना होगा, जितना ज़्यादा हो सके आप वर्बली कैलकुलेट कीजिए। यदि आप वर्बल कैलकुलेशन सीख जाएंगे ना, तो बहुत सारे सवाल के ऐसे लाइन है जो आपको लिखने ही नहीं पड़ेंगे, वो आप दिमाग में ही सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक है? कुछ एक लाइन जो कि बिल्कुल जरूरी हो जाता है लिखना, वो आप लिखिए सिर्फ, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 5,000 का 390 कितना परसेंट है, तो हम सवाल में ही कैलकुलेट कर लेते हैं उसको, सवाल पढ़ते पढ़ते, कि 5,000 का यदि 390 की बात कर रहे हैं तो यदि इन दोनों को दोगुना कर दे तो 10,000 का कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा ये। मैंने दोनों को दोगुना कर दिया, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ बोल सकते थे कि 10,000 का 780 कितना परसेंट हो जाएगा? 7.8%। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें तो। यानी कि ये 5,000 का 390 कितना परसेंट हो जाएगा? 7.8%, ठीक है? अब इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अगले लाइन पे। अब हमें एलिगेशन लगाना होगा, मतलब दो पार्ट था, पहला पार्ट था 6% पे और दूसरा पार्ट था 9% पे, और जो कंबाइंड इंटरेस्ट मिला वो मिला 7.8%। हम यहाँ से देख लेंगे एलिगेशन से कि 6% पे कितना मिला, 9% पे कितना मिला, कितना हमने लेंड किया था, उधार दिया था।
तो 9 माइनस 7.8 जब आप कीजिएगा तो 1.2 मिलेगा, और 7.8 माइनस जब 6 कीजिएगा तो 1.8 मिलेगा, 1.2 1.8। तो ये इसको काट दीजिए 6 से, इसको भी काट दीजिए 6 से, दशमलव हटा के 6 से जब काटिएगा तो 6 गुना 2 12 और 36 18, यानी कि 2:3 में हमने इन्वेस्ट किया था। तो 6% पे कितना इन्वेस्ट किया था? 2। ठीक है, आउट ऑफ 2 प्लस 3 5। 2 हमने 6% पे इन्वेस्ट किया था आउट ऑफ 5, और टोटल अमाउंट कितना था? 5000। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 6% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आदमी के पास 15,000 है, उसने इसका एक हिस्सा 15,000 का एक हिस्सा एक्स को 3 सालों के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और इसका दूसरा हिस्सा मतलब जो बचा हुआ हिस्सा था उसको वाई को दे दिया 3% के लिए, सॉरी 3 साल के लिए 12% सिंपल इंटरेस्ट पे। अब पूछ रहा है, आपको ये भी दिया हुआ है कि 3 साल में, 3 साल के बाद एक्स और वाई से जो टोटल ब्याज उसको मिला वो मिला है 4950 रुपये। तो पूछ रहा है एक्स को उसने कितना अमाउंट उधार पे दिया था। मतलब 15,000 को 2 पार्ट में बांटा, एक को एक्स को दे दिया, एक को वाई को दे दिया, दोनों को 3-3 साल के लिए दिया। दोनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% अलग था एक्स के लिए, और वाई के लिए 12% था। तो आपको जो उनको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला 4950 रुपये। किसका? 15,000 का। तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए 15,000 का कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिला। सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल हमने किया। तो 15,000 के यदि आप 1% का बात करेंगे तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा? 1500, सॉरी 10%। 15,000 का 10% हो गया 1500। इस 4950 को आप मन में ही लिख सकते थे 4500 प्लस 450। ठीक है, 4500, चूंकि 1500 10% है तो 4500 30% रहा होगा 15,000 का। ठीक है, अब ये यदि 30% है तो ऑब्वियसली एक जीरो कम है ना, यानी कि 3%। यानी कि कंबाइन उसको जो इंटरेस्ट मिला 4950, यानी कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला? 33%। 3 साल का, तो 1 साल का कितना रहा होगा? 11%। ठीक है, अब ये पता चल गया कि 1 साल को जो उसका कंबाइंड इंटरेस्ट मिला था दोनों जगह से वो कितना मिला था? 11%। अब आप आसानी से निकाल सकते थे कि x को 10% पे दिया, y को 12% पर एनम पे दिया, और उसको पर एनम जो इंटरेस्ट कंबाइंड इंटरेस्ट मिल रहा था वो 11% का मिल रहा था। तो देख लीजिए यहाँ से कितना कितना x और y को दिया था, तो 1:1 आ जाएगा, 12 माइनस 11 और 11 माइनस 10, दोनों को बराबर अमाउंट दिया था। तो 15,000 का आधा कर देंगे, x को कितना मिलेगा? 7,500। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक सीधा तार है और एक वर्टिकल पोल है, उसके सहारे खड़ा किया जाता है। मतलब एक तार है जो कि वर्टिकल पोल को सपोर्ट दे रहा है, और ये भी लिखा हुआ दिया हुआ है कि जो तार है वो पोल के बेस से मतलब खंबे के आधार से 10 मीटर दूर जमीन पे लगा है, और वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। कहने का मतलब है कि एक पोल है जमीन पे, ठीक है, अब इस पोल को सहारा देने के लिए एक तार से इसको बांधा गया है। मान लेते हैं पोल को यहाँ से तार से बांधा गया और तार को जमीन पे कहीं पे फिक्स किया गया यहाँ पे। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि तार जहाँ पे बांधा गया है वो खंभे के आधार से, मतलब ये पोल है इसके बेस से 10 मीटर दूर है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है ये जो तार है ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, यही है ना तार की लंबाई। ठीक है, तो यदि आप 60 डिग्री का बात करेंगे तो 60 के सामने क्या होता है? √3। बेस में क्या होता है? 1। तो हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है? पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 का रूट अंडर, यानी कि 2 आ जाएगा। 4 का मतलब 4 का रूट अंडर, मतलब रूट अंडर 4 = 2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि यदि ये 1 यूनिट है तो तार का जो लेंथ होगा वो 2 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर दी हुई है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मीटर, यानी जो तार है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कोन है और एक स्फीयर है, यानी कि शंकु और गोला, दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, और जो कोन का हाइट है वो दोगुना है इसके रेडियस के। तो आपसे पूछ रहा है कि कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस का रेशियो क्या है। तो स्फीयर का रेडियस जो है वो हम मान लेते हैं कोन का रेडियस r1 और स्फीयर के रेडियस को r2। ठीक है,
कोन के रेडियस को मैंने मान लिया r1 और स्फीयर के रेडियस को r2। ठीक है, ये लिख देता हूँ कोन और ये है स्फीयर। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि जो शंकु है मतलब जो कोन है उसका हाइट उसके रेडियस का 2 गुना है, यानी कि हाइट है रेडियस का 2 गुना, तो 2r1। कोन का रेडियस क्या है r1 है, उसका 2 गुना है उसका हाइट। अब दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं, तो यदि हम कोन का वॉल्यूम बोलेंगे तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो r क्या है r1 है, तो r1 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, h की जगह सीधा h का वैल्यू रख देते हैं 2r1 इक्वल टू स्पेयर का वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्या है स्पेयर का r2 है, तो r2 का क्यूब। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, 2 से 4 कट गया 2 बार में। यहाँ आपको जो मिला वो मिला r1 का स्क्वायर और r1 यानी कि r1 का क्यूब, और बटा में इसको लिख देंगे r2 का क्यूब को, बराबर क्या हो गया 2/1। यही तो बचा, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब जब आपको निकालने क्या बोल रहा है, शंकु का रेडियस मतलब कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस का रेशियो, यानी कि r1:r2 ही तो निकालने बोल रहा है ना आपको। तो यहाँ से निकाल देंगे r1:r2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1/3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये 2 का क्यूब रूट। ठीक है, और बटा 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सिलेंडर है उसका हाइट और रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यदि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों के रेडियस को r लिख लेते हैं। यदि हम हेमिस्फीयर का बात करें, दोनों का टोटल सरफेस एरिया सेम है हेमिस्फीयर और सिलेंडर का, तो यदि हम हेमिस्फीयर का बात करें तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा था 2 पाई r स्क्वायर। उसमें एक जो टॉप वाला पोर्शन था वो भी तो सर्कुलर है, उसको हम लोग छोड़ रहे थे कर्व सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये बराबर है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई r h। ठीक है, और प्लस में टॉप और बॉटम सर्कुलर होता है सिलेंडर का, तो सर्कल 2 सर्कल बनेगा, एक टॉप पे सर्कल सिलेंडर का और एक बेस पे, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है और ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, पहले तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आर चला जाएगा हर जगह से, तो पाई और आर काट दिया हमने हर जगह से, तो यहाँ पे आर बचा, ये पाई आर कट गया, ये भी पाई आर कट गया, तो यहाँ पे एक आर बचा। तो यहाँ से जो हमें मिला वो मिला 3 × r बराबर 2h प्लस 2r। तो यहाँ से r बराबर जो हो जाएगा 3r माइनस 2r, तो r हो जाएगा इक्वल टू 2h। आपसे पूछ क्या रहा था हाइट और रेडियस का रेशियो ना, तो हाइट और रेडियस का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक लार्ज क्यूबिकल केक है, मतलब एक घनाकार केक है और उसको 64 इक्वल टुकड़ों में बांटना है, काटना है 64 इक्वल टुकड़ों में। तो पूछ रहा है कि मिनिमम कितने कट लगाने होंगे हमको उस क्यूबिकल केक में। तो सेम सवाल हमने पिछले शिफ्ट में किया था, तो वहां मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला होता है वो आप लोग दिमाग में रखिएगा, x+1 इंटू y+1 और इंटू z+1। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या था, एक्स वाई जेड था कि जैसे हम बात कर रहे हैं क्यूबिकल केक की, तो क्यूबिकल केक यानी कि 3 डायमेंशन है, मतलब उसके 3 पार्ट हैं, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है उसमें, तो हम जो कट लगाएंगे वो तीनों तरफ से लगाएंगे, तो हमें जो होता है मैक्सिमम टुकड़े मिलते हैं मिनिमम कट पे, मतलब कम से कम कटिंग करने पे हमें मैक्सिमम टुकड़े मिल जाते हैं। तो हमें यही पता लगाना है कि मिनिमम कितने कट मारने होंगे उस क्यूब में कि हमें 64 टुकड़े मिल जाएं। तो यहाँ से मैंने बताया था कि x क्या है, उस केक के लंबाई की तरफ हमने कितने कट मारे, y क्या है उस केक की चौड़ाई की तरफ, और z क्या है उस केक की ऊंचाई की तरफ हमने कितने कट मारे।
ठीक है। ये इक्वल टू आता है क्या, टोटल टुकड़े कितने हुए, तो सवाल में दिया हुआ इक्वल टू कितने हैं 64। और मैंने ये भी बताया था कि यदि आपको मिनिमम नंबर जब भी निकालने बोले तो आपको इन तीनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को इक्वल रखेंगे और यहाँ पे 64 है तो आपको तीनों को 4 रखना होगा ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 रखने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू भी 3 आ गई और z की वैल्यू भी 3 आ गई। कहने का मतलब यह है कि आपने लंबाई की तरफ से 3 कट मारे, चौड़ाई की तरफ से 3 कट मारे और ऊंचाई की तरफ से 3 कट मारे। टोटल कितने कट मारे, 3 3 6 3 9, 9 कट मारे अपने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक कोण है, उसके रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो 20% बढ़ाने का मतलब है कि 10 से 12 कर देना, ठीक है, या तो 5 से 6 कर देना। तो मैंने कर दिया 10 से 12 या 5 से 6 कीजिए, दोनों सेम ही बात है। और उसके हाइट में 10% की कमी कर दी गई, तो उसका हाइट कितना कर गया, ये रेडियस है। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 10% की कमी यानी कि 10 से 9। तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम होता क्या है, जो कोण होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग, ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई, इससे तो कोई चेंज ही नहीं होना, चेंज तो यहाँ से होना है आर स्क्वायर एच, तो सीधा इसी में चेंज देख लेते हैं ना, तो हमें परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। तो यदि आर 10 से 12 हो रहा है तो आर स्क्वायर कितना हुआ होगा, 100 से 144, यही तो हुआ होगा। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर यदि एच की बात करते हैं तो इन दोनों को गुना करना होगा। तो पहले हमारा 1000 था, अब 144 गुना 9 यानी कि 1440 और 144 1296 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि पहले हमारा जो वॉल्यूम आ रहा था वो 1000 यदि था, तो नया वॉल्यूम हमारा 1296 आ गया, यानी कि कितना बढ़ गया 296। 296 बढ़ने का मतलब है 1000 पे 29.6 बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी 29.6% इंक्रीज है। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 है और ए जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू निकालने बोला है साइन ए प्लस कोस, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, यही होगा। अब यहाँ से जब हम देखेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए तो एक होता है। ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ एक चीज़ जानने की जरूरत है कि जो क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब, इसमें क्या होता है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, साइन जो होता है आपका फर्स्ट और सेकेंड, साइन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री, ये पहला क्वाड्रेंट है और ये दूसरा है। तो पहले में क्या होता है कि साइन, मतलब सारी आइडेंटिटी साइन कॉस टेन जितने भी हैं सारे पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। मतलब यदि 0 से 90 डिग्री का एंगल है तो साइन की वैल्यू बोलिए या कॉस की वैल्यू बोलिए या टेन की वैल्यू बोलिए, वो तीनों जो है पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, जितने भी 6 आइडेंटिटी होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है और कोट होता है, 6 आइडेंटिटीज होती है। तो 0 से 90 डिग्री यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। जब दूसरे क्वाड्रेंट पे हम आते हैं तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये आप लोगों को पता होगा, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यदि ए दूसरे क्वाड्रेंट में है तो हमारा कोस ए तो नेगेटिव होगा ना वहां पे। ठीक है, साइन तो पॉजिटिव ही रहा होगा लेकिन कोस ए कितना होगा, नेगेटिव। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते थे, यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1 - 2 साइन ए इंटू कोस ए, यही तो होता है ना। यहाँ से कोस ए को मैंने माइनस कोस ए कर दिया जिसके कारण ये प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको साइन ए पता है, आप कोस ए इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि साइन ए 3/5 है तो कोस ए कितना रहा होगा, 4/5 रहा होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा, पी बी और एच होता है। ठीक है, तो कॉस ए 4/5 हो गया, यहाँ से आप सीधा सीधा इसका मान रख दीजिए 1 - 2, साइन ए है 3/5 और कोस ए 4/5। तो ये कितना आ गया, 1 - 4 × 12 × 2 24/25, यानी कि आ जाएगा 25 - 24/25 यानी कि 1/25।
ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए जो है m बाय n है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। यदि आप 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए का बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है। और साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है p बाय एच। ठीक है। और p बाय एच की वैल्यू दी हुई है m बाय n, यानी कि p की वैल्यू m है तो h की वैल्यू n है। आपको निकालना है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के लिए पहले आपको सेक ए निकालना होगा। और सेक ए होता क्या है, ये होता है h बाय बी, यानी कि कॉस ए का उल्टा होता है ना ये। तो सेक ए, आपको h की वैल्यू पता है कि h n है, सवाल में दिया हुआ है h की जो वैल्यू है वो n है और p की वैल्यू m है। तो आपको b की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं। b की वैल्यू होती है पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि b हो जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है b, तो b जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आपने b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ पे रख दीजिए। h की वैल्यू n थी तो n रख दिया मैंने, और b की वैल्यू हमने रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर निकाला। ठीक है। यानी कि सेक ए की वैल्यू आ गई। आपसे सेक स्क्वायर ए पूछ रहा है, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि एक लाइन जो कि 2, 3 और 4, 7 से पास हो रही है, उसका स्लोप क्या होगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो स्लोप होता है, यानी कि m जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 और बटा x2 माइनस x1। ठीक है। तो यहाँ से सीधा हम लोग y2 y1 का वैल्यू रख देते हैं। y2 कितना है 7 और माइनस y1 3, यानी कि 7 माइनस 3 और बटा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, यहाँ से आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा। स्लोप इसका कितना आ गया 2 ए। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें दो त्रिज्याखंड है, मतलब सेक्टर है एक सर्कल का, और एक जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है एक सेक्टर, और जो दूसरा सेक्टर है वो पाई बाय 2 रेडियन बना रहा है। तो पाई बाय 2 रेडियन का मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है। और दोनों का रेडियस सेम है, चूंकि एक ही सर्कल में है तो दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा ना। दो सेक्टर हैं, दो त्रिज्याखंड है और दोनों एक ही सर्कल में है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा, बस एंगल अलग अलग है। तो पूछ रहा है कि दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप लोगों को पता है जो एरिया का रेशियो होता है, जो एरिया होता है सेक्टर का, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यदि पहले वाले सेक्टर का बात करेंगे जो कि जिसका एंगल 180 डिग्री है, तो इस थीटा की जगह पे 180 रख देंगे। और जो दूसरा सेक्टर का बात करेंगे जो 90 डिग्री बना रहा है, तो वहाँ थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम होंगी ना। ठीक है। सिर्फ थीटा ही तो बदल रहा है। तो थीटा 180 से कितना हो जा रहा है 90, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 180 और 90, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कट जाएंगी ना रेशियो में। रेशियो में बाकी चीज़ें तो सेम होंगी ना। दोनों चीज़ का जब आप एरिया निकालिएगा तो एरिया का ये फॉर्मूला है। और 180 से जब आप एरिया निकालेगा या 90 से जब आप एरिया निकालेगा, तो दोनों के एरिया का जब आप रेशियो लीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर और 360 तो दोनों में सेम ही होगा, तो ये कट जाएगा, तो सीधा थीटा थीटा का रेशियो हो जाएगा। एक एंगल 180 का बना रहा है, एक 90 का बना रहा है, तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 10 भुजाओं का एक बहुभुज है, उसका टोटल इंटरनल एंगल मतलब सारे आंतरिक कोणों का सम कितना होगा। ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होते हैं, और जो तीनों कोण होते हैं अंदर के, उसका जो सम होता है वो 180 होता है। जब आप क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें 4 साइड होते हैं, और चारों साइड का जो सम होता है एंगल का वो 360 होता है। उसी तरह जो 10 साइड जब होंगे तो उसका कितना एंगल, टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। ठीक है। तो उसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, -2 इंटू 180, इतना ही एंगल बनेगा टोटल इंटरनल एंगल का, ये फॉर्मूला है। अब जब यहाँ पे आप ट्रायंगल रख के चेक करेंगे, यानी कि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1 और गुना 180, यानी कि 180 आ जाएगा ट्रायंगल का। जब आप चतुर्भुज चेक कीजिएगा तो n की जगह पे 4 रखिएगा, 4 माइनस 2 2 और गुना 180 360 आ जाएगा। तो चतुर्भुज का एंगल कितना होता है 360। उसी तरह इस सवाल में n की जगह आप 10 रखिएगा और -2 इंटू 180 आप कीजिएगा, तो आपको निकालना है 8 गुना 180, यही हो जाएगा टोटल इंटरनल एंगल। 8 गुना 180 कितना होता है 1440। ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो पॉइंट हैं, 2, 8 और 6, 4 दोनों को एक लाइन जोड़ रही है और उस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक, उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, सेम सवाल मैंने कल के शिफ्ट में बताया, मोस्टली सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बस डेटा बदला गया है, बाकी सवाल रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, तो यदि बात करें हम कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है, वो एक लाइन को काट रहा है, तो लाइन का जो पॉइंट है वो क्या क्या है, 2, 8 और 6, 4। ठीक है, इसको काट रहा है एक दूसरा लाइन जो कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये बीच का पॉइंट मैंने निकालने कल ही बताया था, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 + 6 8, 8/2 4, और दूसरा वाला हो जाएगा 8 + 4 12/2 यानी कि 6। ठीक है, वो जो तीसरा लाइन है वो इसके थ्रू पास हो रहा है, तो तीसरे लाइन का अब हमको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, आपको पता होता है लाइन का इक्वेशन होता है y + mx + c, y = mx + c। ठीक है, अब जब आप यहाँ से देखिएगा तो आपको एक स्लोप चाहिए, तो स्लोप आपको कहाँ से मिलेगा, इस लाइन का जो इक्वेशन है पहले लाइन का जिसका स्लोप m1 है, और जो दूसरा लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं। तो आपको पता है दो लाइन यदि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, यानी कि m1 × m2 = -1 हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने बताई है डिटेल में पिछले शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि m1 निकाल लेते हैं तो आपको m2 मिल जाएगा, तो m1 कैसे निकालेंगे, इस लाइन के इक्वेशन से, इस दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं आप, तो m1 आपका आ जाएगा y2 - y1 यानी कि 4 - 8 बटा x2 - x1 यानी कि 6 - 2। यहाँ से m2 मिल जाएगा आपका, इंटू m2 = -1 है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 - 8 यानी कि -4 और नीचे 4 यानी कि -1, तो m2 की जो वैल्यू आई वो आ गई +1। ठीक है, यानी कि आपको स्लोप मिल गया है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप आपको मिल चुका है, m2 का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो y = m की जगह 1 रख देते जो हमने निकाला, x + c, यही तो आएगा। ठीक है, अब एक कांस्टेंट टर्म हमें चाहिए कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए यानी कि c की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो आपको एक बात पता है कि लाइन जो है जिस भी पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना, यानी कि जब हम इस लाइन की बात करें L1 की, L1 जो लाइन है वो इस 4 6 की पॉइंट को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना, यानी कि लाइन L1 के इक्वेशन में यदि हम 4 और 6 की वैल्यू रख दें तो हमें c मिल जाएगा। इस लाइन में यदि y के जगह 6 और x की जगह 4 रख दें, तो y की जगह जब आप 6 रखिएगा और x की जगह 4 रखिएगा तो यहाँ से c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। ठीक, अब आप लाइन का इक्वेशन मिल गया आपको, क्या हो जाएगा, c का वैल्यू भी मिल गया और ये भी आपको मिला हुआ ही था, तो y = x + c की वैल्यू क्या आ गई 2, ये रख देंगे, यही आ गया ना लाइन का इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, और उनके जो पेरीमीटर है, परिमाप है, उनका रेशियो 3:5 दिया हुआ है, और उसमें जो दोनों का एरिया है उसका सम भी दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप लोगों को पता है कि जो ट्रायंगल होता है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का जो रेशियो है वही रेशियो उसके पेरीमीटर का होता है। ठीक है, यदि साइड का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल में यदि साइड का रेशियो S1 S2 है तो सेम रेशियो पेरीमीटर का भी होता है, यानी कि जो पेरीमीटर है उसका भी रेशियो कितना हो जाएगा S1:S2, साइड 1 इंटू साइड 2। और जो दोनों का एरिया का रेशियो होता है वो हो जाएगा S1² यही होगा। अब इस सवाल में जो साइड का रेशियो दिया हुआ है, साइड का नहीं पेरीमीटर का जो रेशियो दिया हुआ है ये वाला, ये दिया हुआ है 3:5, तो जो एरिया होगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा 9:25। ठीक है, आपको बोला है दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम 34 है, यहाँ पे जब जोड़िएगा 9 + 23 34 ही आ रहा है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 34 ही है। तो आपसे पूछ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी वैसा ही हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक नंबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस नंबर को देखिएगा तो ये ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू, ठीक है। या तो आप रिमाइंडर निकाल के निकालिए, या तो आप सीधा सीधा यहाँ से एक चीज़ देख सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मेट में बन रहा है, जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। इन तीनों को जब आप देखिएगा तो ये ए क्या हो जाएगा 19, बी क्या हो जाएगा 20 और सी क्या हो जाएगा -39। इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी यदि इक्वल टू जीरो है तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है ये क्या हो जाता है 3abc। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का सीधा सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा 3abc, यानी कि 3 इंटू 19 इंटू 20 और इंटू -39, यही तो होगा ना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से और ये क्या बचा प्लस में 118। अब इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप जब यहाँ से देखिएगा तो ये पूरा वैल्यू माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 19 इंटू 20 और इंटू 39, यही तो है, और प्लस में 118। अब जब आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लास्ट में जीरो बनेगा, इसका यूनिट डिजिट जीरो बनेगा और इसका यूनिट डिजिट 8 है ना। यहाँ पे जीरो बना और यहाँ पे 8 बना, और ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है ये वाला 118 से। ठीक है, तो आंसर तो माइनस में ही होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब जब आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे जीरो बन रहा है यूनिट डिजिट में और यहाँ का यूनिट डिजिट 8 है, तो जीरो में से जब आप 8 माइनस कीजिएगा तो जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो 2 आना चाहिए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कोट ए का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स और कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू पूछ रहा है। जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो होता है। और जब कोट ए एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो कोट स्क्वायर ए कितना होगा, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 2, यही तो होगा ना। आप x प्लस वन बाय एक्स को जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाय वन बाय एक्स, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा एक्स बाय वन बाय एक्स, एक्स इंटू वन बाय एक्स। तो सीधा सीधा आप इसको ये लिख सकते थे ना कि जो कोट स्क्वायर ए होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको यही तो निकालने बोला है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, उससे एक टेंजेंट खींचा जा रहा है पी ए, और जो सर्कल है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो सेंटर से पी का दूरी है वो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है पी ए का लेंथ क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट पी है, ठीक है, पी से एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, टेंजेंट मतलब इसको टच करेगा सर्कल को। ठीक है, कौन से पॉइंट पे ए पे टच कर रहा है, तो ये जो पी ए हो गया। ठीक है, आपसे इसी पी ए का लेंथ पूछ रहा है। आपको और क्या दिया हुआ है कि पी से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, मतलब यदि ये सेंटर है सर्कल का तो पी से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस है वो भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम टेंजेंट और रेडियस का बात करेंगे तो जो टेंजेंट होता है उस पर रेडियस 90 डिग्री बनाती है, आप लोगों को पता होगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री बनाती है हमेशा एंगल। ये 90 हो गया, ये 8 हो गया और ये 17 हो गया। तो ट्रिपलेट आप लोगों को पता है कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। पाइथागोरस सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो 8, 15 और 17, यानी कि पी ए का लेंथ कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है पी सर्कल के बाहर, वहां से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं पी ए और पी बी, और दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री सवाल में दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो पॉइंट है पी वहां से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा। सेंटर ओ है और रेडियस भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर सर्कल का। तो देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसके बाहर एक पॉइंट पी है,
पी से दो टेंजेंट खींच रहे हैं हम लोग, पी ए और पी बी। तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि किसी भी पॉइंट से जब एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों का लेंथ बराबर होता है, मतलब पी ए और पी बी दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसका सेंटर ओ है सर्कल का, और जो एंगल है दोनों टेंजेंट के बीच में वो 90 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जब भी हम लोग इस पी से ओ को मिलाएंगे, ठीक है, और पी से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो इनके बीच जो भी एंगल बनेगा वो बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 था। ठीक है, 45 45 हो गया। और आप लोगों को अभी मैंने बताया है कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, यदि हम ट्राइंगल पी ए ओ की बात करें तो पी ए ओ ट्राइंगल का तीनों एंगल 180 होना चाहिए, ये 90 हो गया एक एंगल, एक एंगल 45 हो गया, तो तीसरा भी तो 45 होगा। ठीक है, अब यदि हम ट्राइंगल पी ए ओ की बात करें, पी ए ओ की, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में दो कोण हमारे 90 बन रहा है, 45 बन रहा है, एक ये और एक ये। दो एंगल 45 बने हैं तो दोनों के सामने का भुजा तो बराबर होना चाहिए ना, तो यानी कि ये 5 है तो इस 45 के सामने ये भी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पीओ आराम से निकाल सकते हैं, आपसे पीओ ही तो पूछ रहा है कि सेंटर से पी का डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से पी का डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 5√2 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, पाइथागोरस थ्योरम से 5 5 तो 5√2। आते अगले सवाल पे, और आज के आखिरी सवाल पे। इसको गुना करने बोल रहा है, इसको भी बताना पड़ेगा। 0.45 गुना 0.6, तो ये हो जाएगा 3 इधर कर देंगे, 5 इधर करेंगे तो 9 और 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया आज का। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।